हेलो एवरीवन, मैं हूं आंचल और MPPSC क्रैश कोर्स फ्री ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज मैं कल आप लोगों ने लेक्चर देखा होगा प्रीवियस क्लास में, तो मैंने MP का मैप पढ़ाया था, है ना। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ MP की पूरी हिस्ट्री, इतिहास। जितना उस क्लास में कवर होगा उतना देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। तो आज हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। आज हम पढ़ेंगे। अब ये MP हिस्ट्री काफ़ी बड़ी है, इसमें मध्य प्रदेश का पूरा वास्ट इतिहास है, पूरे वंश हैं और स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान है और जितने भी जनजाति व्यक्तित्व हैं वो हैं और पुरातात्विक स्थल हैं, सब कुछ है। तो हम ये 3 to 4 डेज़ में कवर करेंगे, एक क्लास में तो इतना नहीं हो पाएगा, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में पाषाण काल और मध्य प्रदेश के कितने शैलाश्रय हैं और लौह सभ्यता, वैदिक युग सभ्यता, ताम्र पाषाण काल, इन सब में क्या मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही है, हम वहाँ से पढ़ना चालू करेंगे। तो हम इतिहास की बात करते हैं। तो इतिहास हमारा चालू होता है प्रागैतिहासिक काल। आपको पता है क्या होता है प्रागैतिहासिक काल? जिस काल के विषय में हमें कोई भी लिखित जानकारी प्राप्त नहीं होती है उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल के विषय में हमें कोई लिखित जानकारी प्राप्त नहीं होती है उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। हम इतिहास की शुरुआत पाषाण काल से करते हैं। हम पाषाण काल से क्यों करते हैं? क्योंकि जो ऐतिहासिक स्थल है, हमें पता कैसे चला कि हमारे यहाँ जो इतने साल पुराना है, हमारा जो ऐतिहासिक स्थल है इतने साल पुराने हैं, सभ्यता इतने साल पुरानी है। जो हमारा पाषाण काल, हमें पता कैसे चला? जो ऐतिहासिक स्थल है हमारे, जब उनकी खुदाई चालू हुई, जब उनका उत्खनन चालू हुआ, जब उनका शोध हुआ, तो हमें पता चला। तो उसमें से जो हमें उपकरण मिले, है ना, तो वो पत्थरों के उपकरण थे। किसके उपकरण थे? पत्थरों के उपकरण थे। तो इस प्राप्त उपकरणों के आधार पर हमने इस काल का नाम दिया पाषाण काल। ठीक है, क्या नाम दिया हमने? पाषाण काल। पाषाण काल को हम 4 भागों में बांटते हैं। पाषाण काल को हम 4 भागों में बांटते हैं। एक है पुरा पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल, थर्ड आता है हमारा नव पाषाण काल, और फोर्थ आता है हमारा ताम्र पाषाण काल। ठीक है, ये हमारे पाषाण काल के क्या है? विभाग है। क्या ये इनको बांटा गया है 4 भागों में। किस आधार पे हम जब डिवीजन करते हैं तो आधार होता है, तो ये विकास की अवस्था के आधार पर पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ठीक है, हम पढ़ेंगे पुरा पाषाण काल से। पुरा पाषाण काल जो है आपका, वो 2.5 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो पूरा पाषाण कहलाता है। 2.5 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो क्या कहलाता है? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में क्या हुआ कि पूरा पाषाण काल में मानव ने किसकी खोज की? पत्थरों की खोज की। पत्थरों से क्या किया? पाषाण मतलब होता है क्या? पत्थर होता है ना। तो मानव ने क्या किया? पत्थरों से आग जलाना सीखा, पत्थरों की खोज की। ये तब का काल है। कौन सा काल है ये? पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल के बारे में हम एक चीज़ और जानते हैं कि इसका जो स्थल थे, पूरा मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं ना, हम वैसे हिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे हैं। किसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं? मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ रहे हैं ना। तो हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। ये आपने पढ़ लिया पूरा, मध्य, नव और ताम्र पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का समय कब से कब तक है? 2.5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का समय पूरा पाषाण काल है।
और पूरा पाषाण काल में जो स्थल मध्य प्रदेश में मिले हैं, हमें पता कैसे चला कि ये पूरा पाषाण काल है? आपने भीमबेटका की गुफाएं सुनी है? भीमबेटका कितने हजार साल लाख साल पुरानी है, वो पूरा पाषाण काल में आती हैं। भीमबेटका की गुफाएं हो गई, आदमगढ़ हो गया। आदमगढ़ क्या है? आदमगढ़ एक जगह है जो कि कहाँ पे है? होशंगाबाद में है। ठीक है, आदमगढ़ एक जगह है जो कि होशंगाबाद में है, तो वो भी पूरा पाषाण काल स्थल होता है। हथनौरा है, हथनौरा कहाँ पे? सीहोर में है, वो भी पूरा पाषाण काल स्थल है। और भूतरा है, नरसिंहपुर के पास भूतरा है, वो भी पूरा पाषाण काल स्थल है। चलिए हम पूरा पाषाण काल स्थल देख लेते हैं। जब ऐतिहासिक स्थलों की खोज हुई और हमें क्या मिले? उपकरण मिले। किससे संबंधित? पत्थरों से संबंधित उपकरण मिले, वो पाषाण काल हुआ। पाषाण काल 4 भागों में बटा, पूरा, मध्य, नव और ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल कितने साल पुराना है? 2.5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व पुराना है। अब पाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं जो कि मध्य प्रदेश में मिले हैं? ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं अब? पाषाण, ये एग्जाम में पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव के तौर पे प्री में भी पूछा जाता है। पाषाण कालीन स्थल कौन कौन से जो हमें मिले हैं? पहला है भीमबेटका, दूसरा है आदमगढ़, तीसरा है हथनौरा और क्या है? चौथा भूतरा। ठीक है, भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। आदमगढ़ कहाँ पे है? होशंगाबाद में है। हथनौरा कहाँ पे है? सीहोर में है। भूतरा कहाँ पे है? नरसिंहपुर में है। इसीलिए प्रीवियस क्लास में मैंने मैप बताया था कि आप मैप पढ़ोगे तो आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी मैप से। तो आप सबको पता है भीमबेटका कहाँ पे है? रायसेन में है। और ये भी पता है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इसको लिया गया है, यानी विश्व धरोहर की सूची में भी भीमबेटका शामिल है हमारा, है ना। कब शामिल किया गया इसको? भीमबेटका को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? इसको शामिल किया गया 2003 में। कब शामिल किया गया? 2003 में। ठीक है, भीमबेटका को कब शामिल किया गया? 2003 में। भीमबेटका की खोज किसने की थी? भीमबेटका की खोज की थी विष्णु वाकड़कर ने। किसने की थी? विष्णु वाकड़कर ने। कब की थी? 1957-58 में की थी। कब की थी? 1957-58 में की थी। कहाँ पे है भीमबेटका? रायसेन में है। रायसेन मैप में आप बताइए कहाँ पे है? कल पढ़ा है हमने, कल प्रीवियस क्लास में हमने मैप पढ़ा है। एक समझ लीजिए ये आपका क्विक रिवीजन हो रहा है, और जिन्होंने मैप की मेरी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वो आप देख सकते हैं। भीमबेटका रायसेन में है। और रायसेन कहाँ पे है? आपको ध्यान है यहाँ पे कुछ ऐसा भोपू टाइप का साइन था, कुछ याद आ रहा है? राजा जी राय देते थे, समथिंग समथिंग कुछ, क्या था यहाँ पे? मैंने क्या बताया था? ये भोपू जैसा साइन है, ये क्या है? भोपाल है। और भोपाल में यहाँ पे चारों तरफ क्या है? यहाँ पे ये यहाँ पे राजगढ़ था, यहाँ पे क्या था? राजगढ़। यहाँ पे क्या था? राजा जी क्या करते हैं? भोपू से सीहोर क्या देते हैं? राय देते हैं, रायसेन। किसके बारे में? विदिशा, विधि के शासन के बारे में। कल हमने निमोनिक टेक्निक से पढ़ा था ना, मेमोरी टेक्निक से पढ़ा था ना कि ये राजा जी का भोपू है, यानी ये भोपाल है। राजा जी भोपू से राय देते हैं विधि के शासन के बारे में। इसीलिए पहले मैप पढ़ाया गया है कि जब भी अब आगे, तो ये तो सिर्फ अभी स्टार्टिंग है ना, अब जब भी आगे बात होगी हमारी, है ना, तो वो मैप के बिना मैं आपको बोलूँ आपके तुरंत माइंड में क्लिक हो जाए, हाँ हाँ यहाँ पे रायसेन है। अब आप एक बार देखते फिरोगे मैप में, मैप ढूंढोगे, फिर उसको डिफाइन करोगे कहाँ पे है। तो इससे अच्छा ना कि अगर मैप आपके दिमाग में भी स्टोर हो जाए, और ये आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको आपको क्या करना है, एक बार सिर्फ आपको कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को सुन लेना है, और फिर आपको अपने आप ये फिल करते पूरे डिस्ट्रिक्ट्स बनने लगेंगे। ठीक है, भीमबेटका पूरा पाषाण कालीन स्थल
किसने खोज की थी? विष्णु वाकड़कर ने की थी। कब की थी? 1957-58 में की थी। इसे विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? सन 2003 में शामिल किया गया। कहाँ पे? भीमबेटका। यहाँ पे है भीमबेटका, ये यहाँ पे एक जगह, रायसेन में एक जगह है, वहाँ पे क्या है? भीमबेटका। भीमबेटका क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पे हमें आदि मानव के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, फिर हम विष्णु वाकड़कर जो हैं ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं। इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के नीमच में। कहाँ जन्म हुआ था? मध्य प्रदेश के नीमच में। जल्दी से मैप में बता दो नीमच कहाँ पे? कहाँ पे है नीमच? और नीमच से कौन सा जो राज्य है वो टच करता है? कौन सा राज्य टच करता है? राजस्थान। ठीक है, और बताया था ना मैंने कि राजस्थान से एक लड़का आ रहा है और वो क्या करता है? नीम खाते हुए आता है। यहीं पे है हमारा नीमच। ठीक, और वो कैसे आता है? मंद मंद आता है, तो मंदसौर। ठीक है, भीमबेटका की खोज किसने की? विष्णु वाकड़कर ने की थी। कब की? 1957-58 में की। इसे विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? 2003 में। विष्णु वाकड़कर का जन्म कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के नीमच में। सेकंड पुरातात्विक स्थल की बात करते हैं हम, आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पे है? आदमगढ़ है होशंगाबाद में। आदमगढ़ कहाँ पे है? आदमगढ़ है होशंगाबाद में। आदमगढ़ की खोज किसने की थी? आदमगढ़ की खोज की थी आरबी जोशी ने। आदमगढ़ होशंगाबाद में है। फटाफट होशंगाबाद बताओ कहाँ पे है? जल्दी से बताओ होशंगाबाद कहाँ पे है? ये बताया था मैंने, रायसेन। राजा जी भोपू से राय देते हैं और यहाँ पे कुछ ऐसा रेक्टेंगुलर टाइप का ऐसे साइन बताया था मैंने, और राजा जी क्या बताते हैं? होश में हरदम रहो। यहाँ पे कुछ था ऐसे रेक्टेंगल टाइप का साइन, ये था होश में हरदम रहो बेटू। यहाँ पे बैतूल, यहाँ पे हरदा और यहाँ पे होशंगाबाद, है ना? तो आदमगढ़ कहाँ पे है? होशंगाबाद में है। आदमगढ़ की खोज किसने की थी? आदमगढ़ की खोज की थी आरबी जोशी जी ने। किसने की थी? आरबी जोशी ने। कब की थी? 1964 को की थी। कब की थी? 1964 को की थी। यहाँ से हमें क्या मिला था? आदमगढ़ से यहाँ से हमें मानव के सबसे पहले पशुपालक होने के साक्ष्य मिले थे। मतलब कि हमें ऐसा मिला था यहाँ पे, ऐसा आदमगढ़ से हमें क्या प्राप्त हुआ था? मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से हमें क्या प्राप्त हुआ था कि मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले थे। किसके साक्ष्य मिले थे? कुत्ते के दफनाने के मानव के साथ साक्ष्य मिले थे, जिससे यह साबित हुआ था कि जो हमारा मानव था वो क्या था? पशुपालक था, पशुओं को पालने वाला था। तो ये हमें कहाँ मिला था? ये हमें मिला था आदमगढ़ से। आदमगढ़ कहाँ पे है? आदमगढ़ है हमारा होशंगाबाद में। होशंगाबाद कहाँ पे मैप में? रायसेन के यहाँ पे है, नीचे तरफ है ना? किसने की खोज की थी आदमगढ़ की? आरबी जोशी ने। कब की थी? 1964 को। नेक्स्ट आ जाइए हथनौरा। हथनौरा कहाँ पे है? हथनौरा है सीहोर में। हथनौरा कहाँ पे है? हथनौरा है सीहोर में। हथनौरा की खोज किसने की थी? डॉक्टर अरुण सोनकिया। किसने की थी? डॉक्टर अरुण सोनकिया ने की थी। कब की थी? 2 दिसंबर 1982 को। कब की थी? 2 दिसंबर 1982 को हथनौरा की खोज की थी। किसने की थी? डॉक्टर अरुण सोनकिया ने की थी। कहाँ पे है ये? सीहोर में है। कब की थी? 2 दिसंबर 1982 को। सीहोर बताइए फटाफट कहाँ पे है? ये देखा, भोपू, राजा जी का भोपू, राजा जी भोपू से सीहोर, यहाँ पे सीहोर। यहाँ पे क्या हुआ था? हथनौरा। यहाँ पे हमें क्या मिला था हथनौरा में? सबसे पहले मानव की खोपड़ी के साक्ष्य मिले थे। क्या मिला था हथनौरा में?
मानव की खोपड़ी के साक्ष्य मिले थे हथनौरा में। ठीक है, कहाँ पे है हथनौरा? सीहोर में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भूतरा की। भूतरा कहाँ पे है? भूतरा है नरसिंहपुर में। भूतरा कहाँ पे है? ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं पुरा पाषाण कालीन स्थल। क्या पढ़ रहे हैं? पुरा पाषाण कालीन स्थल पढ़ रहे हैं। और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम साथ में पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से स्थल थे जिनकी खोज की गई है। किसने की थी? नरसिंहपुर में। कहाँ पे है नरसिंहपुर? पहले आप ये बता दीजिए, मैप में बताइए फटाफट। कहाँ पे है नरसिंहपुर? कल पढ़ाया गया है नरसिंहपुर। कहाँ पे है? जल्दी से बता दो, नरसिंहपुर कहाँ पे है? नरसिंहपुर है। याद आया कुछ? नी में कट लगे जब भी, नी में कट लगे जब भी, तो क्या करते हैं हम? नर्स के पास जाते हैं। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था सतना, यहाँ पे पन्ना, सतना पन्ना के नीचे कटनी। यहाँ पे सतना, यहाँ पे पन्ना, सतना पन्ना के नीचे कटनी था। यहाँ पे था जबलपुर। नी में कट लगे जब भी, तो हम कहाँ जाते हैं? नर्सिंग के पास, नरसिंहपुर। यहाँ पे था नरसिंहपुर। यही नरसिंहपुर पे क्या, कौन सा स्थान है? भूतरा। नरसिंहपुर पे एक जगह है जिसका नाम है भूतरा। वहाँ पे इस भूतरा नामक स्थल की खोज किसने की थी? डॉक्टर, किसने की थी? डॉक्टर HD साकलिया। किसने की थी? डॉक्टर HD साकलिया ने खोज की थी। ठीक, किसकी खोज की थी? भूतरा की खोज की थी। ये कौन से स्थल हो गए? 4 स्थल कौन से हो गए? और भी है, नर्मदा घाटी स्थल है, बहुत सारे स्थल हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो 4 हैं। ये आपके प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। मेंस में भी 3 नंबर में पूछता है कि भीमबेटका के बारे में बताइए। भूतरा पूछ लेता है 3 नंबर में, भूतरा के बारे में बताइए। 3 नंबर में आएगा तो क्या लिखेंगे? कुछ नहीं। इसकी भीमबेटका कहाँ पे? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। इसकी खोज विष्णु वाकणकर ने की थी, 1957-58 में की थी। 2003 में इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। ठीक है, आदमगढ़ की बात करेंगे। आदमगढ़ होशंगाबाद में है। खोज की थी RB जोशी ने। कब की थी? 1964 में। हथनौरा की बात करेंगे, सीहोर में है। किसने खोज की थी? डॉक्टर अरुण सोनकिया ने खोज की थी। कब की थी? 2 दिसंबर 1982 को। भूतरा की बात करेंगे, कहाँ पे है? नरसिंहपुर में है। किसने खोज की थी? डॉक्टर HD साकलिया ने की थी। ठीक है, तो ये हैं, ये आपके प्री में क्वेश्चंस कैसे बनेंगे कि भीमबेटका को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? भीमबेटका की खोज किसने की थी? ठीक है, और क्या पूछेंगे? भूतरा कहाँ पे है? भूतरा की खोज किसने की थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्री के हिसाब से। और ये कौन से स्थल हैं? पुरा पाषाण कालीन स्थल से। अब हम आगे चलते हैं मध्य पाषाण कालीन स्थल में। ठीक, मैप बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ आप मेरी प्रीवियस क्लास देखिए। जिसको मैप नहीं बन रहा है, प्रीवियस क्लास की जो जिसका क्लास का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डल जाएगा, उसमें देख लीजिएगा आप क्लिक करके। क्योंकि आप MP पढ़ रहे हैं और आपको मैप ही नहीं पता तो फिर कुछ नहीं पता, बहुत दिक्कत होगी। हमारे पास इतना टाइम थोड़ी है कि हम एक एक चीज़ मैप में ढूंढते फिरें ऐसे पलट पलट के। नहीं, मैप हमारे माइंड में स्टोर होना चाहिए। अभी कौन सा काल पढ़ा हमने? पूरा पाषाण काल। अब हम कौन सा काल पढ़ रहे हैं? मध्य पाषाण काल। कौन सा काल पढ़ रहे हैं? मध्य पाषाण काल में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी? मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का समय कब से कब तक था? 2.5 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक का। मध्य पाषाण काल तक का समय कब से कब तक है? 10,000 ईसा पूर्व से लेके 5500 ईसा पूर्व तक। 5500 ईसा पूर्व तक का काल है। 10,000 से 5500 ईसा पूर्व तक का काल है मध्य पाषाण काल।
ठीक। मध्य पाषाण काल को हम संक्रमण काल के नाम से भी जानते हैं। मध्य पाषाण काल को और कौन सा काल बोला जाता है? संक्रमण काल बोला जाता है। और इसको एक और काल बोला जाता है, इसको बोला जाता है माइक्रोलिथ युग। क्या बोला जाता है? माइक्रोलिथ युग। क्यों बोलते हैं माइक्रोलिथ युग? क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस काल में हमें ये जो पाषाणकालीन स्थल पुरा, मध्य, नव, ताम्र, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये हम किसके उसमें पढ़ रहे हैं? विकास के आधार पे पढ़ रहे हैं। इनको बांटा गया है विकास की अवस्था के आधार पर, है ना, इनको बांटा गया है। तो माइक्रोलिथ कैसे आया कि जब उसमें तो हमें पत्थरों का पता चला, ठीक है, पूरा पाषाण में। मध्य पाषाण काल में जो हमें उपकरण प्राप्त हुए थे तो वो पत्थर के, क्योंकि पाषाण काल चल रहा है तो किसके उपकरण थे? पत्थर की। जब खुदाई हुई तो हमें किसके उपकरण मिले? पत्थर के उपकरण मिले। लेकिन वो जो थे वो छोटे छोटे उपकरण थे। कैसे उपकरण थे? छोटे छोटे पत्थरों के उपकरण थे। और वो छोटे छोटे पत्थरों के उपकरण को क्या बोला गया? माइक्रोलिथ। तो इस काल को, इस युग को क्या बोला गया? माइक्रोलिथ युग बोला गया। ठीक है, इस युग को क्या बोला गया? माइक्रोलिथ युग बोला गया। ये कब से कब तक था? 10,000 ईसा पूर्व से लेके 5500 ईसा 10,000 ईसा पूर्व से लेके 5500 ईसा पूर्व तक का समय था। इसमें हमें मध्य प्रदेश में क्या क्या चीज़ें मध्य पाषाण काल में देखने को मिलती हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं विंध्य क्षेत्र में। विंध्य क्षेत्र में रीवा में जो चचाई जलप्रपात है, विंध्य क्षेत्र में रीवा में चचाई जलप्रपात है और गोविंदगढ़ का तालाब है, वहाँ पे भी हमें मध्य पाषाण कालीन स्थल मिले हैं। ठीक है, और विंध्य क्षेत्र में जो मध्य पाषाण कालीन स्थलों की खोज है किसने की थी? C.L. कार्लाइल ने की थी। कार्लाइल ने की थी। कब की थी? 1867 को की थी। कब की थी? 1867 को की थी। विंध्य क्षेत्र में मध्य पाषाण कालीन स्थल हमें कहाँ मिला? विंध्य क्षेत्र में मिला है। कहाँ पे मिला है? विंध्य क्षेत्र में। विंध्य क्षेत्र में रीवा में जो चचाई जलप्रपात है, गोविंदगढ़ तालाब है, वहाँ पे हमें मध्य पाषाण कालीन स्थल मिले हैं। विंध्य क्षेत्र में जो मध्य पाषाण कालीन स्थल मिले हैं उनकी खोज किसने की थी? C.L. कार्लाइल ने की थी। 1867 में की थी। दूसरा हमें मध्य प्रदेश में कौन सा मिला है? वो मिला है बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं, पता है आपको बाघ की गुफाएं कहाँ पे हैं? कहाँ पे हैं बाघ की गुफाएं? जल्दी से बता दो। बाघ की गुफाएं हैं धार में। कहाँ पे हैं बाघ की गुफाएं? धार में। किस नदी के किनारे हैं? बाघनी नदी के किनारे हैं। बाघ की गुफाएं हैं तो बाघनी नदी के किनारे हैं। किसने खोज की थी बाघ की गुफाओं की? डेंजरफील्ड ने। किसने खोज की थी? डेंजरफील्ड ने की थी। बाघ है तो कैसा होगा? डेंजर होगा। ठीक है, तो बाघ की गुफाओं की खोज किसने की थी? डेंजरफील्ड ने की थी। कहाँ पे है बाघ की गुफाएं? धार में है। किस नदी के किनारे हैं? बाघनी नदी के किनारे हैं। इससे एक चीज़ और क्लियर हो गई कि बाघनी नदी कहाँ पे है? धार में है। ठीक है, मध्य पाषाण कालीन 2 स्थल है, पूरा पाषाण कालीन 4 स्थल थे। आदमगढ़, भीमबेटका, हथनौरा और भूतरा। ठीक है, मध्य पाषाण कालीन एक विंध्य क्षेत्र में मिला है हमको। विंध्य क्षेत्र में काफ़ी मिले हैं। विंध्य क्षेत्र का कंप्लीट, विंध्य क्षेत्र होता क्या है? जो विंध्य के हैं उन्हें तो पता है, लेकिन जो विंध्य के नहीं हैं उन्हें बता दें। जो हमने कल पढ़ा था, रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, शहडोल, ये सब हमारा विंध्य क्षेत्र में आता है। ठीक है, ये हमारा पूरा किस में आता है? विंध्य क्षेत्र में आता है। तो विंध्य क्षेत्र में रीवा है। रीवा में चचाई जलप्रपात है। चचाई जलप्रपात रीवा कहाँ पे है? ध्यान है कल आपको मैप में क्या पढ़ाया था हमने? कुछ याद आया? एक लड़की है जिसका नाम रेवा है, जो बहुत सीधी है। क्यों सीधी है? क्योंकि हमेशा सत्संग करती रहती है। तो यहाँ पे था रेवा, यहाँ पे था सीधी, यहाँ पे था सतना
और यहाँ पे है सिंगरौली। रेवा एक लड़की है जो कि बहुत सीधी है और हमेशा सत्संग करती रहती है। ठीक है, तो ये हो गया। ये मैप देखिए, मैप से निमोनिक टेक्निक से कितना इजीली याद होता है, इजी से याद होता है ना। तो रेवा में हमें क्या मिला, गोविंदगढ़ तालाब के पास हमें मध्य पाषाण कालीन स्थल मिला, जाहिर प्रपात के पास मिला। और बाघ की गुफाएं कहाँ पे हैं, धार में हैं। धार पता है कहाँ पे, यहाँ पे कहीं इंदौर था, इंदौर की याद आया कुछ। इंदौर के पास हमारी वो झाबुआ रहती हैं, गुजरात वाली। ये झाबुआ क्या बोलती हैं, झाबुआ बोलती हैं हम तो अली के राज को मानते हैं, यानी अली राजपुर। और क्या बोलती हैं, ये जो धार है अनेकता में एकता की, यहाँ पे है धार हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्या है, बाघ की गुफाएं हैं। ठीक है, ऐसे कहानी से कितना जल्दी हम रिलेट कर पाते, कितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स बता पाते हैं। मध्य पाषाण कालीन हो गया, कौन कौन सा हुआ, विंध्य क्षेत्र किसने खोज की थी, C.L. कार्लाइल ने की थी। कब की थी, 1867 में की थी। बाघ की गुफाएं हैं, किसने खोज की थी, डेंजरफील्ड ने की थी। कब की, किस नदी के किनारे हैं बाघ की गुफाएं, बाघनी नदी के किनारे हैं। कहाँ पे है, धार में है। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे, कौन सा पढ़ेंगे, नवपाषाण काल। ठीक, नवपाषाण काल कब का समय, कब से कब तक था। नवपाषाण काल का समय है 5500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक का समय नवपाषाण काल कहलाता है। 5500 ईसा, 2.5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक का पूरा पाषाण था। फिर 10,000 से 5500 ईसा पूर्व तक का समय हुआ आपका मध्य पाषाण काल। और 5500 से 3000 ईसा पूर्व तक का समय आपका कौन सा है, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में हमको क्या मिला, नवपाषाण काल में हमें जो कृषि से संबंधित हमें चीज़ें मिली हैं, मतलब हमें गेहूँ, ज्वार और मतलब इस जो नवपाषाण काल आया ना, तो इस समय में खेती चालू हो गई थी। क्यों, काहे की खेती चालू हो गई थी, गेहूं की खेती चालू हो गई थी, ज्वार की खेती चालू हो गई थी, मक्के की खेती चालू हो गई थी। तो ये सब हमको मिला। ये सब हमें कहाँ से मिला है, कायथा से मिला है। कायथा कहाँ पे है, उज्जैन में है। हमें कायथा से मिला है, नागदा से मिला, नागदा भी कहाँ पे है, उज्जैन में है। आवरा से मिला है, आवरा भी कहाँ पे है हमारा, आवरा है हमारा मंदसौर में। भोपाल से भी हमें नवपाषाण कालीन स्थल मिले हैं। तो नवपाषाण कालीन स्थल हमें बहुत जगहों से मिले हैं, क्योंकि इस नवपाषाण कालीन स्थल में क्या हुआ था, नवपाषाण कालीन स्थल में हमें खेती के साक्ष्य मिले हैं। इस समय तक हमारी कृषि जो है वो होने लगी थी। ठीक है, कहाँ कहाँ से मिले, कायथा, नागदा, आवरा और मंदसौर। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, ताम्रपाषाण काल। इसका कोई काल नहीं है, ये बस ऐसे ही बता रहे हैं कि तांबे की बात चल रही है। मतलब जिस समय, जिस काल में तांबे का आविष्कार हो गया था, हम तांबे से बनी धातु, तांबे से बनी वस्तुओं का उपयोग करने लगे थे, उस काल को हमने बोला ताम्रपाषाण काल। इसी काल में सबसे पहले कुल्हाड़ी का उपयोग किया गया था। इस काल में सबसे पहले किसका उपयोग किया गया था, कुल्हाड़ी का उपयोग किया गया था। कुल्हाड़ी हमें कहाँ पे मिली है, सबसे पहले मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हमें सबसे पहले कुल्हाड़ी मिली जबलपुर में। ठीक, कहाँ मिली, जबलपुर में मिली, कुल्हाड़ी मिली। और इसमें तांबे के साथ साथ तांबे और टिन का साथ में उपयोग धातु का होने लगा था। और काहे का उपयोग होने लगा था, और आभूषणों का उपयोग होने लगा था। बालाघाट से हमें चांदी के आभूषण मिले, बर्तन मिले, मृद भांड मिले। मृद भांड मतलब मिट्टी के जो घड़े होते थे वो मिले। तो ताम्रपाषाण काल में भी क्या हुआ कि हमें जबलपुर से कुल्हाड़ी मिली, बालाघाट से हमें क्या मिला, बालाघाट से हमें चांदी के आभूषण मिले। और भी हमें भीमबेटका से भी हमें ताम्रपाषाण कालीन बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है पाषाण काल अपना।
पाषाण काल में क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? पाषाण काल में हमने पढ़ा कि पाषाण काल ऐसा काल था जिसमें प्रागैतिहासिक काल वो काल था जिसमें हमें कोई भी लिखित जानकारी प्राप्त नहीं थी। जब हम ऐतिहासिक स्थलों का उत्खनन करते हैं, उनका शोध करते हैं, तो हमें पता चलता है पत्थरों के कुछ आभूषण, पत्थरों के कुछ उपकरण मिलते हैं, जिसे हमने पत्थरों के उपकरण मिले, इसलिए उस काल को हमने पाषाण काल नाम दिया। ये विकास की अवस्था के आधार पर हमने पाषाण काल को 3 या 4 भागों में बांटा। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। पुरा पाषाण काल हमारा 2.5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक था। कौन कौन से स्थल मिले? भीमबेटका मिला, आदमगढ़ मिला, है ना, हथनौरा मिला, और कौन सा स्थल मिला हमको? और हमको मिला भूतरा मिला, नरसिंहपुर का। फिर हम कहाँ आ गए? मध्य पाषाण काल में। इसमें कहाँ पे आए हम? इसमें विंध्य क्षेत्र में कुछ खोजें हुई, बाघ की गुफाएं मिली हमको। बाघ की गुफाओं की खोज किसने की थी? डेंजरफील्ड ने की थी। कैसे याद रखेंगे? बाघ जो है वो डेंजर होता है, और बाघ की गुफाएं कहाँ पे हैं? धार में हैं, ठीक। फिर हम आए नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में क्या हो गया था? खेती की खोज हो गई थी, हमें खेती के साक्ष्य मिले हैं, कृषि के साक्ष्य मिले हैं। फिर हम कहाँ पे आए? फिर हम आए ताम्रपाषाण काल में। ताम्रपाषाण काल में क्या हुआ? ताम्रपाषाण काल में हमने तांबे का उपयोग करना, अर्थात धातु का उपयोग करना सीख लिया था। सबसे पहले हमें कुल्हाड़ी मिली। कहाँ मिली? मध्य प्रदेश में सबसे पहले कुल्हाड़ी जबलपुर में मिली, ठीक है। बालाघाट में एक क्षेत्र है डोगरिया, वहाँ से हमें चांदी के आभूषणों के बारे में पता चला, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। क्या बढ़ रहे हैं? आगे। अब हम जब पुरातात्विक स्थल ही पढ़ रहे हैं, पुरातात्विक चीज़ें ही पढ़ रहे हैं, तो हम शैलाश्रय भी यहीं पे पढ़ लेते हैं। शैलाश्रय होता क्या है? शैलाश्रय क्या होता है? शैलाश्रय यानी कि पत्थरों पर लिखी उकेरी गई चित्रकारी शैलाश्रय कहलाती है। शैलाश्रय क्या कहलाती है? पत्थरों पर की गई चित्रकारी, ठीक। पत्थरों पर की गई चित्रकारी शैलाश्रय कहलाती है। अब हम यहाँ पे मैप में एक बार जल्दी से क्विक देख लेते हैं कि शैलाश्रय कहाँ कहाँ पे हमको मिले हैं। अब हम पहले बात कर रहे हैं लिखीलाज शैलाश्रय की। किसकी बात कर रहे हैं? लिखीलाज शैलाश्रय। कहाँ पे है लिखीलाज शैलाश्रय? मुरैना में है। जल्दी से बता दो मुरैना कहाँ पे है? याद आया मुरैना? कुछ मुरैना याद आया? शीमोर, जिसको भीड़ पसंद नहीं है, मुरैना, ये आ गया मुरैना। यहाँ पे था श्योपुर, यहाँ पे था भिंड। शीमोर, जिसे भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। मुरैना में कौन सा शैलाश्रय है हमारा? लिखीलाज शैलाश्रय। कौन सा शैलाश्रय? लिखीलाज शैलाश्रय, ठीक है। मुरैना में कौन सा शैलाश्रय है? लिखीलाज शैलाश्रय। फिर आ जाओ अशोकनगर में। अशोकनगर कहाँ पे है? मोर था, मोर की आंखें कहाँ पे है? ग्वालियर में। ये हमारा ग्वालियर था, और ग्वालियर में क्या है? शिव जी का मंदिर है। शिव जी का मंदिर यानी शिवपुरी। और ये क्या कर, शिव जी के मंदिर में किसके पेड़ लगे हुए हैं? अशोक के पेड़ लगे हैं। तो क्या हो गया? अशोकनगर। अशोक के पेड़ हमारे शोक को कई गुना कम कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा लिखी दंत शैलाश्रय कहाँ पे है? अशोकनगर में। ठीक, हम बात कर रहे हैं शैलाश्रय की। शैलाश्रय क्या होते हैं? पत्थरों पर की गई चित्रकारी हमारी शैलाश्रय कहलाती है, ठीक है। पहला शैलाश्रय लिखीलाज शैलाश्रय, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये भीमबेटका से भी पुराना है, ठीक है। कहाँ पे है? मुरैना में है। लिखी दंत शैलाश्रय कहाँ पे है? अशोकनगर में है। फिर आ जाओ कटनी में। यहाँ पे था हमारा कटनी। कटनी में कौन सा शैलाश्रय है? झिंझरी शैलाश्रय। कौन सा शैलाश्रय? झिंझरी
शैलाश्रय। ठीक, कहाँ पे है? कटनी में है। मुरैना में लिखी लाल शैलाश्रय, अशोकनगर में लिखी दंत शैलाश्रय, कटनी में झिंझरी शैलाश्रय। फिर आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ होशंगाबाद। होशंगाबाद कहाँ पे है? यहाँ पे है। होशंगाबाद में कौन सा शैलाश्रय है? होशंगाबाद में है हमारा मामा भांजा शैलाश्रय। कौन सा शैलाश्रय है? मामा भांजा शैलाश्रय। और कौन सा शैलाश्रय है? चूरना गुंदी शैलाश्रय। कौन सा शैलाश्रय? चूरना गुंदी शैलाश्रय। ठीक है, कितना पढ़ा हमने? मुरैना लिखी लाल शैलाश्रय, कटनी में झिंझरी शैलाश्रय, अशोकनगर में लिखी दंत शैलाश्रय और होशंगाबाद में मामा भांजा शैलाश्रय। फिर अब हम पढ़ेंगे सेकेंड शैलाश्रय। कौन सा शैलाश्रय अभी हमने पढ़ा? मामा भांजा शैलाश्रय। कहाँ पे है? होशंगाबाद में है। अब हम पढ़ेंगे चूरना गुंदी शैलाश्रय। ये भी कहाँ पे है? ये भी होशंगाबाद में। कौन सा शैलाश्रय? चूरना गुंदी शैलाश्रय। कहाँ पे है? होशंगाबाद में है। अब आ जाइए नेक्स्ट शैलाश्रय के बारे में। कहाँ पे है? सिंगरौली में। सिंगरौली कहाँ पे है? ये है सिंगरौली हमारा। सिंगरौली ये है सबसे ईस्ट मोस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है, मतलब सबसे पूर्वी ज़िला है हमारा मध्य प्रदेश का सिंगरौली। सिंगरौली में जो शैलाश्रय है उसका नाम है रानी माची शैलाश्रय। क्या नाम है इसका? रानी माची शैलाश्रय। ठीक है, ये हमारे शैलाश्रय हो गए। एक बार फटाफट क्विक रिवीजन करेंगे। मुरैना में लिखी लाल शैलाश्रय है। मुरैना का जो शैलाश्रय है वो भीम बेटिका जो अपन ने पढ़ा ना अभी, पाषाण कालीन जो पढ़ा अपन ने स्थल, उससे भी ज़्यादा पुराना है। और ये मुरैना के पास एक पहाड़गढ़ करके जगह है, वहाँ पे ये शैलाश्रय है। और ये पहाड़गढ़ कौन सी नदी के किनारे है? आसन नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? आसन नदी के किनारे है। इससे एक चीज़ और पता चल गई, आसन नदी हमारी कहाँ पे है? मुरैना में है। अभी हमने जब बाघ की गुफाएं पढ़ी थी तो मैंने बताया था कि बाघ की गुफाएं बाघनी नदी के किनारे हैं। तो बाघनी नदी कहाँ पे हो गई? हमारी धार में। आसन नदी हमारी कहाँ पे हो गई? मुरैना में। मुरैना में कौन सा शैलाश्रय है? लिखी लाल शैलाश्रय है। और ये मुरैना में एक पहाड़गढ़ करके जगह है, वहाँ पे ये लिखी लाल शैलाश्रय पहाड़गढ़ आसन नदी के किनारे है। सेकेंड शैलाश्रय है हमारा होशंगाबाद में। कौन सा शैलाश्रय? मामा भांजा शैलाश्रय और चूरना गुंदी शैलाश्रय। थर्ड शैलाश्रय हमारा अशोकनगर में है, लिखी दंत शैलाश्रय। फोर्थ शैलाश्रय कटनी में है, झिंझरी शैलाश्रय। पांचवा शैलाश्रय सिंगरौली में है, रानी माची शैलाश्रय। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए मामा भांजा शैलाश्रय कहाँ पे है? होशंगाबाद में। बताइए रानी माची शैलाश्रय कहाँ पे है? सिंगरौली में। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको याद रखना है। शैलाश्रय हो गया है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी तो हम पढ़ रहे थे, हम काल पढ़ रहे हैं ना, मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो हम पूरा पाषाण काल पढ़े, फिर हमने ताम्र काल पढ़े। ठीक है, ताम्र काल पढ़ा हमने। अब हम पढ़ेंगे, जब तांबा आ गया, पत्थर आ गया, तांबा आ गया, तो अब क्या आएगा? अब आएगा लोहा। तो लौह युगीन सभ्यता, जब हमारी लोहे की जब खोज हुई, जब हम मध्य प्रदेश में लोहा मिला, जब हमें लोहे के बारे में पता चला, तब उस मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमें कहाँ पे मिला, क्या मिला, कैसे मिला, हम वो पढ़ते हैं। तो लौह युगीन सभ्यता की बात हम करें तो लौह युगीन सभ्यता मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिलती है? लौह युगीन सभ्यता मध्य प्रदेश में भिंड, ग्वालियर और मुरैना में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? भिंड, ग्वालियर
और मुरैना में, मतलब ये जो लौहयुगीन सभ्यता, लौहयुगीन काल के जो अवशेष है यानी लोहे से संबंधित जो हमें उपकरण मिले, वस्तुएं मिले, वो कहाँ मिली? भिंड, ग्वालियर और मुरैना में। लौहयुगीन सभ्यता का जो काल है वो कौन सा कहलाता है? 1000 ईसा पूर्व का जो काल होगा वो लौहयुगीन सभ्यता का काल कहलाया जाएगा। कहाँ पे है पाई गई है? भिंड, ग्वालियर और मुरैना में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम आते हैं वैदिक काल में। वैदिक काल में हम आ रहे हैं, वैदिक सभ्यता की बात कर रहे हैं। वैदिक सभ्यता का काल चला हमारा 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। कब तक? 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। अब वैदिक सभ्यता को भी कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। एक होता है आपका ऋग्वैदिक काल, एक हुआ हमारा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय कब से कब तक है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो कहलाता है ऋग्वैदिक काल, और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो कहलाता है हमारा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में तो उस समय हमें इतने अवशेष नहीं मिले। हमारी जो सभ्यता थी उस समय तक मध्य प्रदेश में, मतलब ये लोग नहीं आ पाए थे, इन लोगों ने उत्तर को क्रॉस नहीं किया था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हमें कुछ अवशेष, कुछ सभ्यता हमें उत्तर वैदिक काल की मध्य प्रदेश में दिखाई देती है। एक निषाद जाति थी जिसको उत्तर वैदिक काल की एक निषाद जाति थी। कौन सी जाति थी? उत्तर वैदिक काल की एक निषाद जाति थी जिसको बोला जाता है कि वो मध्य प्रदेश में निवास करती थी। तो उत्तर वैदिक काल का हमें ज़्यादा पता नहीं चलता है, सिर्फ इतना ही पता चलता है कि ये हमें कि मतलब एक निषाद जाति थी जो कि मध्य प्रदेश में निवास करती थी। और ये निषाद जाति की जानकारी हमें किससे मिलती है? जो ऐत्रेय है, मतलब ऋग्वैदिक काल में ऐत्रेय कौशिकी जो ब्राह्मण हुए ना, ऐत्रेय कौशिकी, तो ऐत्रेय से हमें जानकारी मिलती है कि निषाद जाति जो थी वो मध्य प्रदेश में निवास करती थी। वैदिक सभ्यता भी हो गई हमारी, कब से कब तक थी? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। और लौहयुगीन सभ्यता हमारी कब आई? 1000 ईसा पूर्व में आई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं महाकाव्य काल। कौन सा काल बढ़ रहे हैं? महाकाव्य काल। मध्य प्रदेश के संदर्भ में महाकाव्य काल। ठीक, महाकाव्य काल मध्य प्रदेश के संदर्भ में क्या हुआ? आपको पता है नर्मदा नदी के बारे में, है ना? नर्मदा नदी के बारे में आप सबको पता है ना, कि ये कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी? अमरकंटक के अनूपपुर है, अनूपपुर के अमरकंटक में नर्मदा कुंड नामक स्थान से निकलती है। कौन सी नदी निकलती? नर्मदा नदी निकलती है। तो नर्मदा नदी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। नर्मदा नदी के आसपास नागवंश के कुछ शासक रहते थे। ठीक है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है हमारी? यहाँ से निकलती है अनूपपुर के अमरकंटक से, ऐसे आती है पूरी, ऐसे आती हुई यहाँ पे ये पूरा मध्य प्रदेश को 2 भागों में वो बांट देती है, ऐसे आते हुए। और यहाँ पे सूरत के पास, यहाँ पे गुजरात में भरूच की खाड़ी है, वहाँ पे गिर जाती है। ठीक है, यहाँ पे गिरती है, ऐसे वहाँ से आती है। तो नर्मदा नदी के आसपास नागवंश के कुछ शासक रहते थे, और नागवंश की एक पुत्री थी जिनका नाम था रेवा, या फिर नर्मदा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो नर्मदा एक नागवंश की पुत्री थी। उनका विवाह किससे हुआ? नर्मदा का विवाह किससे हुआ? इक्ष्वाकु वंश के
पुरु सूक्त से, किससे? इक्ष्वाकु वंश के पुरु सूक्त से नर्मदा का विवाह हुआ। इक्ष्वाकु वंश, ये वंश था आपका इक्ष्वाकु वंश के पुरु सूक्त से नर्मदा का विवाह हुआ। ठीक, जब नर्मदा का विवाह हुआ तो उसके बाद तब से जो नर्मदा का प्राचीन नाम रेवा था, तब से बदल के नर्मदा का नाम क्या रख दिया गया? नर्मदा रख दिया गया। और इक्ष्वाकु वंश के ही एक महापुरुष थे, एक शासक थे जिनका नाम था मुचकुंद। इक्ष्वाकु वंश के ही एक शासक थे जिनका नाम था मुचकुंद। क्या नाम था? मुचकुंद। मुचकुंद ने मंधाता नगरी बसाई। कौन सी नगरी बसाई? मंधाता नगरी, जिसे कि जो ये हम खंडवा में है, मंधाता शहर के नाम से जानते हैं। और ये मंधाता कौन थे? मुचकुंद के ही कोई पूर्वज थे जिनका नाम मंधाता था। उनकी याद में मुचकुंद ने मंधाता नगरी बसाई। तो ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में है। आप बोलोगे मैम ये को क्यों पढ़ा रही हैं? क्योंकि हम महाकाव्य काल पढ़ रहे हैं। महाकाव्य काल में इक्ष्वाकु वंश था और ये मध्य प्रदेश के, क्योंकि मंधाता जो है अभी वर्तमान में खंडवा में एक शहर है मंधाता, इसलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। मुचकुंद ने मंधाता नगरी बसाई। ठीक, मुचकुंद कौन थे? इक्ष्वाकु वंश के एक शासक थे। ठीक है, और पुराणों में भी हमें मालवा के और विंध्य प्रदेश के नामों में ये निषाद जाति जो थी, जो अभी हमने वैदिक काल में पढ़ा, वो भी हमने पढ़ा कि वो भी महाकाव्य काल में भी थी, जो कि मध्य प्रदेश में निवास करती थी। और यहाँ पे क्या बात, यहाँ पे दतिया था यहाँ पे। ठीक है, ये ददिहाल था मोर का, पता है आपको? जो कल हमने ने पढ़ा था शी मोर, जिसे भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं है, ये ग्वालियर है, ये दतिया है और ये मोर की ददिहाल है यहाँ पे, है ना। तो दतिया में एक दंडवक्र नाम का राक्षस रहता था। कौन रहता था? दंडवक्र नाम का राक्षस रहता था, जिसकी हत्या कर दी थी श्री कृष्ण ने। इसकी यहाँ पे दतिया में एक दंडवक्र नाम का राक्षस रहता था, जिसकी हत्या श्री कृष्ण ने कर दी थी। तब से श्री कृष्ण का नाम पड़ा गोपांचल। ठीक है, उनको गोपालांचल बोलने लगे उनको। और यहाँ पे जो ग्वालियर की पहाड़ियाँ थी उसे गोपालगिरी पहाड़ियाँ बोलने लगे। और दंत चक्र राक्षस की वजह से इस जगह का नाम दतिया पड़ा। और आज भी अगर गोपालगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं तो ग्वालियर में हैं। ठीक है, तो ये, और जो गोपालचल के जो लोग थे वो जैन धर्म से संबंधित थे। ठीक, तो ये हो गया हमारा महाकाव्य काल। इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है महाकाव्य काल में, ना मतलब ऐसा कुछ आता ही है महाकाव्य काल का। अब हम पढ़ते हैं महाजनपद काल। कौन सा काल पढ़ रहे हैं? महाजनपद काल। आपको पता है हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। कितने थे? 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में से 2 जनपद मध्य प्रदेश में हैं। कितने महाजनपद हैं टोटल? 16 महाजनपद हैं, जिसमें से 2 महाजनपद मध्य प्रदेश में हैं। एक है चेदी और एक है, क्या नाम है? अवंती। ठीक, चेदी क्या है? चेदी को हम क्या बोलते हैं? ये वर्तमान में जो बुंदेलखंड है वो पहले चेदी का हिस्सा था। और अवंती की 2 राजधानी थी, एक उत्तरी राजधानी और एक दक्षिणी राजधानी। जो उत्तरी राजधानी वो थी वो क्या थी? उज्जैनी, यानी कि उज्जैन। और दक्षिणी राजधानी थी महेशमती, यानी कि महेश्वर। ठीक, तो महाजनपद काल में 2 हमें देखने को मिलते हैं, एक चेदी और एक अवंती।
चेदी, जो वर्तमान बुंदेलखंड का क्षेत्र है वो चेदी कहलाता है। जो अशोकनगर है, अशोकनगर हमारा यहाँ पे चंदेरी नाम की एक जगह है, वो चेदी में आती थी। अवंती है, अवंती भी 16 महाजनपदों में से है, और अवंती के भी जो राजधानी थी उत्तरी दक्षिणी उज्जैन यानी उज्जैन महेश्वती यानी महेश्वर, ये भी हमारी मध्य प्रदेश में है। महेश्वर जो है खरगोन में स्थित है। ठीक है, तो महाजनपद काल भी हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, और महाजनपद काल में एक चीज़ और देख लीजिए आप। महाजनपद काल में शिशुपाल नाम का प्रसिद्ध राजा था। किस नाम का राजा था? शिशुपाल नाम का एक प्रसिद्ध राजा था, जिसकी हत्या किसने कर दी थी? श्री कृष्ण ने कर दी थी। ठीक है, जिसकी हत्या किसने की? श्री कृष्ण ने की। और ठीक है, बस इतना ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल, क्या क्या पढ़ा हमने? पाषाण काल पढ़ा, ठीक है। लौह युगीन सभ्यता पढ़ी, ठीक है। ऋग्वैदिक काल पढ़ा, ठीक है। और क्या पढ़ा? जल्दी से बता दो फटाफट। ऋग्वैदिक काल के बाद क्या पढ़ा? ऋग्वैदिक काल के बाद हमने पढ़ा महाकाव्य काल, ठीक है। फिर महाजनपद काल, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं मौर्य काल। मौर्य काल कब से कब तक था? 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक था मौर्य काल? 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। कौन था मौर्य काल का संस्थापक? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने कब से कब तक शासन किया था? 323 से 298 ईसा पूर्व तक। कब तक शासन किया? 323 से 298 ईसा पूर्व तक। ठीक, फिर कौन आया? बिंदुसार। बिंदुसार ने कब तक शासन किया? 298 से 293 तक। बिंदुसार ने कब से कब तक शासन किया? 298 से 293 तक। फिर कौन आया? अशोक आया। अशोक ने कब से कब तक शासन किया? अशोक ने किया 293 से 232 ईसा पूर्व तक। ठीक, हम मौर्य काल के बारे में पढ़ रहे हैं। मौर्य काल की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य काल का पूरा जो काल था वो कब से कब तक था? 323 से 185 तक। चंद्रगुप्त मौर्य ने कब तक शासन किया? 323 से 298 ईसा पूर्व। बिंदुसार ने कब से कब तक शासन किया? 298 से 293 ईसा पूर्व। अशोक ने कब से कब तक शासन किया? 293 से 232 ईसा पूर्व तक। लेकिन हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में। हम किसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं? मध्य प्रदेश के संदर्भ में। तो हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में। आपको पता है कौन था? अशोक। कौन था? अशोक। यहाँ पे नहीं, अशोक। अशोक ने क्या किया था? सांची पता है आपको? सांची पता है? हाँ, है ना? तो सांची का कहाँ पे है? सांची रायसेन में है। और सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप बनवाया अशोक ने। ठीक है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। तो अशोक ने करवाया, सांची के स्तूप का निर्माण करवाया। अशोक ने कलिंगा युद्ध भी लड़ा था 261 में। और अशोक के बारे में क्या कह सकते हैं हम? अशोक ने विदिशा के एक राजा थे जिनका क्या नाम था? शक राजा। विदिशा के शक राजा थे, शक थे।
शक राजा थे उनकी राजकुमारी थी। राजकुमारी का नाम क्या था? कुमार देवी या फिर श्री देवी। तो अशोक ने श्री देवी से क्या किया था? विवाह किया था। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये श्री देवी कहाँ की थी? विदिशा की। विदिशा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। राजा जी का भोपू याद है ना? यहाँ पे विदिशा, राजा जी भोपू से राय देते थे विधि के शासन के बारे में। ठीक है, तो अशोक के बारे में मौर्य काल पढ़ रहे हैं। मौर्य काल 323 से 185 तक का था। स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। फिर आया बिंदुसार, फिर आया अशोक। हम अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। अशोक के बारे में इसने क्या करवाया? सांची के स्तूप का निर्माण करवाया। 261 में कलिंगा युद्ध हुआ था और अशोक ने विदिशा के शक राजा की पुत्री श्री देवी या कुमार देवी से विवाह किया और संतान कौन कौन सी पैदा हुई? संतान का नाम क्या था जो संतान पैदा हुई थी अशोक की और श्री देवी की या कुमार देवी की? महेंद्र और संघमित्रा। क्या नाम था? महेंद्र और संघमित्रा। ठीक है, ये हो गया अशोक के बारे में। हम अशोक के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं डिटेल में। यहाँ पे मैं ऊपर लिख रही हूँ अशोक ने शासन कब से कब तक किया, तो 293 से 232, 293 से 232 ईसा पूर्व तक अशोक ने शासन किया। सांची के स्तूप का निर्माण करवाया, श्रीदेवी से विवाह किया जो कि विदिशा की रहने वाली थी। महेंद्र और संघमित्रा इसके 2 संतानें हुई। ठीक है, अब क्या पढ़ रहे हैं हम कि सांची के स्तूप की बात कर रहे हैं। तो सांची के स्तूप के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण करवाया अशोक ने, लेकिन सांची के स्तूप की खोज की थी सन 1818 में जनरल टेलर ने। किसने खोज की थी? जनरल टेलर ने खोज की थी। कब की थी? सन 1818 में की थी। सांची को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। कब किया गया? 1989 में। कब किया गया विश्व धरोहर की सूची में शामिल? 1989 में। इसके पहले हम लोगों ने एक और स्थल का नाम पढ़ा था जिसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। क्या था? भीमबेटका। भीमबेटका को कब शामिल किया गया था? 2003 में। और सांची को कब किया गया है? 1989 में। ठीक है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने करवाया। सांची कहाँ पे है? रायसेन में है। खोज किसने की थी? 1818 में जनरल टेलर ने। विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? 1989 में। ठीक है, सांची के स्तूप में तोरण द्वार समझते हो? ऊपर तोरण खंबे वंबे डले रहते हो, उसको तोरण द्वार बोलते हैं। तो सांची के स्तूप में जो तोरण है उसका निर्माण करवाया था शुंग वंश के शासकों ने। किसने करवाया था? शुंग वंश के शासकों ने। लेकिन सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। ठीक है, अब अशोक के कुछ शिलालेख हैं जो कि हमें मिले हैं। अशोक के शिलालेख, ठीक, शिलालेख या अभिलेख। कौन सा अभिलेख मिला? गुर्जरा अभिलेख। गुर्जरा अभिलेख कहाँ पे है? दतिया में है। गुर्जरा अभिलेख कहाँ पे है? दतिया में है। और कौन सा अभिलेख मिला? रूपनाथ अभिलेख। कौन सा अभिलेख? रूपनाथ। कहाँ पे है? जबलपुर में है। कहाँ पे है? जबलपुर में है। फिर तीसरा कौन सा था? सीहोर में भी हमें एक बौद्धकालीन स्थल मिला है। कहाँ पे मिला है? सीहोर में भी मिला है। कहाँ पे मिला है? क्या बोलते हैं उसको? पान गुड़ारिया अभिलेख। ठीक है,
तो ये अशोक के अभिलेख हैं। ये क्वेश्चन आता है, ये गुर्जरा अभिलेख कहाँ पे है? दतिया में है। रूपनाथ अभिलेख कहाँ पे है? जबलपुर में। मैं शायद नीचे आप लोग को में भी दिख नहीं रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा ऊपर में यहाँ पे मैप में एक बार ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। अभी आप सिर्फ सुन लीजिए, गुर्जरा अभिलेख दतिया में, रूपनाथ अभिलेख जबलपुर में, सीहोर में सीहोर के में जो बौद्धकालीन अवशेष मिले हैं वो पान गुड़ारिया में मिला है, ठीक है। तो अब हम इसमें एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। और अशोक के अभिलेख जो हैं, ये जो दतिया में है, गुर्जरा अभिलेख, रूपनाथ अभिलेख जबलपुर में, ये सब खोजे किसने? ये खोजे थे टिफिन थेलर ने। किसने खोजे? टिफिन थेलर ने खोजे। और इनको पढ़ा किसने था? इनको पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। एक लड़का था अशोक, वो उसकी मम्मा ने उसको टिफ़िन में क्या दिया? थेपला, टिफ़िन थैलर। अशोक के अभिलेख किसने खोजे? टिफ़िन थैलर। अशोक की मम्मा ने उसको उसके लंच बॉक्स में क्या दिया? टिफ़िन में क्या दिया? थेपले दिए। लेकिन वो क्या सोच रहा था कि मुझे क्या मिलेगा? मुझे जैम्स मिलेगा, ब्रेड मिलेगा, जिससे कि मैं प्रिंस के जैसा नाश्ता करूँगा, ठीक है। तो किसने पढ़े अशोक के अभिलेख? जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक। अभिलेख लिख देते हैं और किसने खोजे और पढ़े। अशोक के अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख कहाँ पे है? दतिया में है। सेकंड अभिलेख कौन सा है? रूपनाथ अभिलेख कहाँ पे है? जबलपुर में है। पान गुड़ारिया अभिलेख कहाँ पे है? सीहोर में है। कहाँ पे है? सीहोर में, ठीक है। और अशोक के अभिलेख खोजे किसने? किसने खोजे हैं? मम्मा अशोक को टिफ़िन में क्या देती हैं? थेपले, टिफ़िन थैलर। टिफ़िन थैलर। और इसको पढ़ा किसने? हम सोचते हैं क्या है कि उसमें क्या होगा? जैम्स होगा, जिससे कि हम बढ़िया ब्रेड होगी, जिससे कि हम क्या करेंगे? बढ़िया प्रिंस के जैसा नाश्ता करेंगे। पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप, ठीक। अशोक के अभिलेख किसने खोजे? टिफ़िन थैलर ने। किसने पढ़े? जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक ने कब से कब तक शासन किया? 293 से 232 ईसा पूर्व तक। अशोक की संतान कौन कौन सी हुई? महेंद्र और संघमित्रा। किससे शादी की उसने? विदिशा के एक शक राजा थे, उनकी राजकुमारी कुमार देवी या श्रीदेवी से उसने शादी की थी। अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया। सांची का स्तूप कहाँ पे है? रायसेन में है। और सांची के स्तूप में तोरण का निर्माण किसने करवाया? शुंग वंश के शासकों ने करवाया। अशोक के अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख दतिया में, पान गुड़ारिया सीहोर में, रूपनाथ जबलपुर में। और किसने खोजे अशोक के अभिलेख? टिफ़िन थैलर ने खोजे। किसने खोजे? टिफ़िन थैलर ने खोजे। किसने खोजे यहाँ पे? टिफ़िन थैलर ने। और पढ़े किसने? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े, ठीक। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं अशोक के अभिलेख दतिया। दतिया कहाँ पे है? ये है दतिया। गुर्जरा अभिलेख, फिर रूपनाथ अभिलेख जबलपुर कहाँ पे है? नी में कट लग जाए जब भी, जबलपुर। जो मैप देखा होगा, मैप वाली क्लास देखा होगा, उसे बिल्कुल आइडिया होगा कि मैम क्या बता रही हैं। और जिसने नहीं देखा होगा उसको लगेगा क्या बताती रहती हैं बीच बीच में। फिर पान गुड़ारिया अभिलेख सीहोर में। सीहोर क्या है? यहाँ पे राजा जी का भोपू है, राजगढ़ है, ये है सीहोर। यहाँ पे कौन सा अभिलेख है? पान गुड़ारिया अभिलेख, ठीक। फिर रायसेन कहाँ पे है? यहाँ पे रायसेन है। ये राजा जी भोपू से राय देते हैं। रायसेन में क्या है? सांची का स्तूप है।
ये हम और पढ़ भी क्या रहे हैं, जो मौर्य, ये हम अशोक कौन से काल का है, मौर्य काल का। तो मौर्यकालीन क्या पढ़ रहे हैं, स्तूप पढ़ रहे हैं। मौर्यकालीन स्तूप, अभिलेख, कुछ भी बोल सकते हैं आप। सांची का स्तूप रायसेन में है, ठीक है। मौर्यकालीन हम जगह पढ़ रहे हैं, मौर्यकालीन मौर्य युग के समय की चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम क्लियर हुआ। अशोक के जो अभिलेख थे किसने खोजे थे, टिफिन थैलर ने। पढ़े किसने थे, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे, ठीक है। और गुर्जरा अभिलेख, दतिया, रूपनाथ अभिलेख, जबलपुर, पान गुड़रिया, सीहोर, ओके। क्या पढ़ रहे हैं अब हम, ये अभी हमने क्या पढ़ा, अभिलेख पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश में बौद्धकालीन स्तूप। मध्य प्रदेश में बौद्धकालीन स्तूप, एक तो आपको पता है सांची, पता ही है, अभी बता ही दिया मैंने ही बताया सांची के बारे में अभी, है ना। सांची क्या बताया मैंने सांची के बारे में, कि सांची कहाँ पे है, यहाँ पे। कहाँ पे है, ये राजा जी का भोपू है, ये राजगढ़ है। जिसने कल की क्लास देखी होगी उसे तो और रिवाइज हो रहा होगा। ये राजगढ़ है, ये सीहोर है, ये रायसेन, विदिशा। तो सांची का स्तूप कहाँ पे है, रायसेन में है, ठीक है। फिर कसरावत एक स्तूप है, बौद्धकालीन स्तूप है। कसरावत कहाँ, मैं एक बार सब कुछ ही रिमूव कर देती हूँ जिससे आपको ये बौद्धकालीन स्तूप क्लियर हो रहे हैं थोड़ा सा। तो रायसेन में सांची का स्तूप है। कसरावत खरगोन में है, कसरावत, कसरावत में एक बौद्धकालीन स्तूप है, ठीक है। कहाँ पे है, खरगोन में। खरगोन कहाँ पे है, यहाँ पे है। खरगोन में कसरावत है, वहाँ पे बौद्धकालीन स्तूप है। कहाँ पे है, कसरावत में बौद्धकालीन स्तूप है। और कहाँ पे है, दतिया में। दतिया कहाँ पे है, यहाँ पे है दतिया। दतिया में गुर्जरा है, अभिलेख है या फिर स्तूप है, ठीक। और कहाँ पे है, और देउर कोठार। देउर कोठार कहाँ पे है, रीवा में है, ये है रीवा। रीवा में देउर कोठार स्तूप है, ठीक है। कहाँ पे है, रायसेन में सांची का स्तूप है, खरगोन में कसरावत स्तूप है, रीवा में देउर कोठार स्तूप है, दतिया में गुर्जरा अभिलेख या स्तूप है। सतना है यहाँ पे, सॉरी रीवा के बगल में ही है यहाँ पे सतना। सतना में भरहुत स्तूप है, भरहुत स्तूप, ये भी बौद्धकालीन स्तूप है जो कि बुद्ध का स्तूप है, बुद्ध के समय का है, ठीक है। और रूपनाथ जबलपुर में। जबलपुर कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है रूपनाथ। यहाँ पे है सीहोर। सीहोर में पान गुड़ारिया है, क्या है, पान गुड़ारिया। यहाँ पे है गुना। गुना में कौन सा है, तुमैन अभिलेख है या कौन सा है, तुमैन, ठीक है। ये पूरे बौद्धकालीन स्तूप हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। दतिया में गुर्जरा अभिलेख है, सतना में भरहुत है, रीवा में देउर कोठार है, जबलपुर में रूपनाथ है, रायसेन में सांची का स्तूप है, सीहोर में पान गुड़रिया है, खरगोन में कसरावत है, गुना में तुमैन का अभिलेख है। और सांची से हमें अशोक का संघवेद अभिलेख भी मिला है, ठीक है। सांची से हमें सांची यानी रायसेन में है, तो सांची में हमें अशोक का कौन सा अभिलेख मिला है, संघवेद। क्या नाम है, संघवेद अभिलेख, ठीक।
ये होता है मौर्य काल हमारा पूरा। फिर से पढ़ेंगे मौर्य काल कब से कब तक था। तो मौर्य काल था हमारा 323 से 185 ईसा पूर्व। स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। फिर कौन आया? बिंदुसार आया। फिर कौन आया? अशोक आया। अशोक जब बिंदुसार राजा था तब अशोक 11 वर्ष तक अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, अवंती का अशोक राज्यपाल था। फिर उसके बाद अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया जो कि रायसेन में निर्माण करवाया उसने। अशोक ने विदिशा के शक राजा की पुत्री थी, उसकी जो राजकुमारी थी कुमार देवी या श्रीदेवी से विवाह किया। अशोक के अभिलेख हैं गुर्जराभिलेख, रूपनाथ, पानगुड़रिया अभिलेख। ये मध्य प्रदेश के बौद्धकालीन स्तूप हैं। जबलपुर में रूपनाथ, रायसेन में सांची का, सीहोर में पानगुड़रिया, खरगोन में कसरावत, रीवा में देवरकोठा, सतना में भरहुत, दतिया में गुर्जरा, गुना में तुमैन अभिलेख। आई होप जितना आज मैंने आपको पढ़ाया होगा वो आज पूरा आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके आगे भी बहुत कुछ है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो कि शुंग वंश है, बघेलखंड है, बुंदेला है, बहुत सारे वंश हैं, वो हम सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए और रिवाइज करिए। थैंक यू।